अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप देख रहे हैं एक लाइव लेक्चर जिसमें कि आप मुझसे केमिस्ट्री पढ़ते हैं। और आज आप जानते हैं कि आज 16 अक्टूबर है, ठीक है। 16 अक्टूबर है और आप ये बात जानते हैं कि हमने अपने पिछले सितंबर के अंदर यानी 16 सितंबर को बाकायदा तौर पे क्लासेस का आगाज़ किया था और लाइव लेक्चर्स का आगाज़ किया था campus.pk के ऊपर। तो आज हमारी जो क्लास है इसके अंदर पूरे के पूरा एक मंथ गुजर चुका है, एक महीना गुजर चुका है, ठीक है। और आज हम अपना क्या करने लगे हैं, वो एक मंथ याद करने लगे हैं कि जो हमने पिछले इस पूरे मंथ में काम किया वो हम देखना चाह रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम हम उसे देंगे, उसके बाद हम अपने यूजुअल लेक्चर की तरफ जाएंगे। तो देखो, एक महीना गुजर गया, इस एक महीने के अंदर हमने बहुत कुछ सीखा, ठीक है। इस campus.pk ने आपको बहुत कुछ प्रोवाइड किया। बेसिक एम, बेसिक मकसद यही था कि हम आपको एक तो नॉलेज प्रोवाइड करें, एक तो जो चीज़ आपको रिक्वायर है, जो बेसिक आपकी नीड है वो है आपकी एजुकेशन। वो एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जाए और स्टैंडर्ड की एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। तो हमने अपने थ्रू कोशिश पूरी की है, अपनी कोशिश की है कि आपको स्टैंडर्ड जो है वो एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाए। स्टैंडर्ड एजुकेशन के मुतालिक आप ये बात जानते हैं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जाए, ठीक है। और साथ ही साथ हमने ये कोशिश की थी कि ना सिर्फ हम आपको एजुकेशन वाइज ग्रूम करेंगे, बल्कि साथ ही साथ आपको इंडिविजुअली तौर पे जो आपके अंदर निखार लेकर आना है आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ स्टाइल के अंदर, आपके बिहेवियर के अंदर, ठीक है, जो चेंज लेकर आना है उसके अंदर भी, उसके लिए भी हम बहुत कुछ करेंगे। तो हमने डिफरेंट सेशंस किए आपके लिए, डिफरेंट एक्टिविटीज जो है आप लोगों के लिए अरेंज की ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो एजुकेशन के अंदर, अपनी स्टडीज के अंदर, और साथ ही साथ जो है आपको कुछ ना कुछ सीखने को भी मिले। तो हमने पूरी कोशिश की थी कि हम अपने इस जो campus.pk का एम था उसको अचीव करने की कोशिश करें। मैं जानता हूं कि हमने भी 100% उस एम को अचीव नहीं किया, लेकिन आपका अगर साथ रहेगा, तो ये साथ चलता रहेगा, तो हम इस एम को जल्द ही अचीव कर लेंगे। और आपकी जो क्या कहते हैं, हमारे साथ जुड़े रहने की ये जो कह लें कि एक लो लग गई है आप लोगों को कि जी आप क्वेश्चंस पूछते हैं, आप लोग जो है लाइव लेक्चर्स लेते हैं, आप लोग इसके थ्रू बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये जो आपका हमारे साथ जुड़े रहना है बेसिकली तौर पे, यही हमारे सक्सेस की गारंटी है, ठीक है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस पूरे मंथ में हमें जिस तरीके से रिस्पांस दिया, जिस तरीके से आप लोगों ने हमें जो है इंकरेज किया कि हम जो है कुछ एक अच्छा काम आप लोगों के लिए कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो हमने कुछ 1-2 मिनट दिए हैं अपने तमाम के तमाम उन बातों को करने के लिए कि जो हमने पिछले पूरे महीने की है। और अब हम आगे के मंथ की बात करेंगे, तो नेक्स्ट मंथ में हमारा एम और बहुत अच्छा एम है, ठीक है। हमने नेक्स्ट मंथ को अपने बहुत अच्छा बनाना है और बहुत कुछ सीखना है, बहुत प्रोग्रेसिव काम करना है, ठीक है। क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ आपको एंटरटेनमेंट भी, मतलब एंटरटेनमेंट साथ दिया है कि एक्टिविटीज भी आपको प्रोवाइड करनी है ताकि आप लोग जो है कुछ ना कुछ उसके थ्रू भी जो है वो सीख सको और आप एज ए इंसान जो है ग्रूम कर सको, ठीक है। और आप ये बात जानते हो कि इस सैटरडे को जो है हमारी एक्टिविटी है, इस सैटरडे को हम जो है आपके सामने लेकर आएंगे सिंगर जो है वो हमारे साथ होंगे, जो कि आपके लाइव जो है वो सिंगिंग भी करेंगे और आपको जो है बताएंगे भी कि किस तरीके से आप भी अच्छे सिंगर बन सकते हैं, ठीक है। वो क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए किसी सिंगर के अंदर बनने के लिए, ठीक है। तो जरूर जो है हम आपको उनसे मिलवाएंगे भी, उनकी वीडियोस भी आ चुकी हैं, वो वीडियोस भी आपको दिखाएंगे। और इसके साथ साथ आपको एक ट्विस्ट भी दिया जाएगा। वो एक ट्विस्ट क्या होगा, वो एक सरप्राइज क्या होगा, वो सरप्राइज उसी दिन जो है आपको मिलेगा, उसी दिन आपको जो है पता चलेगा। लेकिन अब तक के लिए सिर्फ इतना ही कि सिंगर आएंगे और सिंगर आपको जरूर महसूस करेंगे। तो ये जो सैटरडे की एक्टिविटी है, ये उस दिन के लिए नहीं, उस एक्टिविटी के लिए हमने सैटरडे को जो है इस सैटरडे को मुंतखब किया है। तो आप लोग उसके अंदर बहुत इंटरटेन होंगे। तो वापस आते हैं और आज के लेक्चर की जो है तरफ चलते हैं। और आज हमने पढ़ना है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक। कल हम नहीं इसको पढ़ सके, आज हमने जो है इसको कंप्लीट करना है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक को समझना भी है और इसके साथ साथ आगे चलते हुए हमने इसके थ्रू एग्जाम्पल के तौर पर लेते हुए हमने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक के थ्रू प्योरिफिकेशन भी करनी है, ठीक है। तो आपने ये बात अभी देख भी ली, मैंने आपसे कहा प्योरिफिकेशन करनी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक भी बेसिक तौर पे क्या है, इट इज द टाइप ऑफ टेक्निक दैट वी यूज्ड फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ अ क्रूड प्रोडक्ट, ठीक है। किसी एक क्रूड प्रोडक्ट को, किसी एक इम्प्योर सब्सटेंस को प्योरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने चीज देखनी है वो ये है कि ये भी एक प्योरिफिकेशन टेक्निक है, प्योरिफिकेशन टेक्निक, प्योरिफिकेशन टेक्निक, ठीक हो गया। तो ये एक प्योरिफिकेशन टेक्निक है जिसके थ्रू आप क्या करते हो, सब्सटेंस को प्योरीफाई करते हो। क्रूड प्रोडक्ट जो आपके पास है, क्रूड सब्सटेंस है, ठीक है,
उसको आप प्योरीफाई करते हो। अब ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक होता क्या है, मैं इस सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक के लिए आपके सामने एक डायग्राम बनाऊंगा और उस डायग्राम को आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। उस डायग्राम को आपके लिए जो है वो एक्सप्लेन करते हुए मैं बताऊंगा कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक क्या होती है, फिर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, मेन प्रिंसिपल पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम इस जो है टॉपिक को क्लोज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी लेंगे एग्जांपल और एग्जांपल के थ्रू इलस्ट्रेट करेंगे कि व्हाट इज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक, यानी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक बेसिकली टॉपिक होती क्या है। ठीक है, तो जल्दी से जो है हम एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास जो इक्विपमेंट हमने यूज करना है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक के अंदर वो मैं आपके लिए बना रहा हूं। ठीक है, और ये बड़ी खूबसूरत किस्म की डायग्राम बनने वाली है, तो आप लोगों ने जो है इस पे गौर करना है। ठीक है, तो ये जो है एक सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक की, इसे कहते हैं सॉल्वेंट नहीं सेपरेशन फनल। ये सेपरेटिंग फनल है, थोड़ी सी खराब होगी, इसको ठीक कर लें भाई। तो ये आ गया, तो जरूर आपको अच्छी लगी होगी ये मेरी बनाई हुई डायग्राम। ठीक है, ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक के लिए इसे कहते हैं एक्सट्रैक्शन फनल। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर हम इसको अटैच करते हैं विद स्टैंड, एक स्टैंड के साथ लगा देते हैं इसको। ठीक है जनाब, और एक अदद बीकर बना लेते हैं क्योंकि हमने कुछ एक प्रोसेस एक्सप्लेन करना है, तो इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास इक्विपमेंट पूरा होना चाहिए। सॉल्यूशन और एक और बीकर ले लेते हैं हम। चलिए जनाब, अब एक्सप्लेन करते हैं कि ये प्रोसेस बेसिक तौर पे है क्या। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं विद एन एग्जांपल, क्योंकि एग्जांपल के थ्रू ही ये टेक्निक समझी जाती है और इस एग्जांपल के थ्रू ही आप समझ पाएंगे कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक बेसिक तौर पे होती क्या है। मेन थीम हमारा क्या है, प्योरिफिकेशन। हमने इस प्रोसेस के थ्रू प्योरिफिकेशन करनी है कंपाउंड की, किसी एक इम्प्योर क्रूड प्रोडक्ट की हमने प्योरिफिकेशन करनी है। ठीक हो गया, तो अगर हम बात करते हैं इस प्रोसेस की, ठीक है, तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक के अंदर जो हम इक्विपमेंट यूज करते हैं उसमें हमारे पास एक सेपरेटिंग फनल है। इस सेपरेटिंग फनल के साथ हम क्या करते हैं, हैंग करते हैं, अटैच करते हैं विद अ स्ट्रैंड। ठीक है, और इसके लिए हम बीकर यूज करते हैं, डिफरेंट यानी दो बीकर यूज करेंगे, एक में हमारे पास सोल्यूशन होगा और एक में हमारे पास सेकंड सॉल्वेंट होगा। ठीक है, अब हम इस प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि व्हाट इज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक बेसिक तौर पे क्या है, लेट्स सपोज मेरे पास एक सॉल्वेंट था, एक प्योर सॉल्वेंट था, मैंने उसके अंदर कोई एक सोल्यूट डिसॉल्व कर लिया, सोल्यूट डाल के डिसॉल्व कर लिया। ठीक हो गया, फॉर एग्जांपल आपको जो है स्कंजीबीन बनाना है। ठीक है, तो स्कंजीबीन बनाने के लिए आप करते क्या है, सिंपली तौर पे आप करते ये हैं कि पानी लेते हैं और उस पानी के अंदर आप क्या करते हैं, शुगर को डिसॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, शुगर को डिसॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, शुगर को आपने डिसॉल्व कर लिया। अब जब आपने शुगर को डिसॉल्व कर लिया, अब अम्मा जान कहती हैं कि जी शुगर क्यों डिसॉल्व की है, स्कंजीबीन नहीं बनानी। ठीक है, अब वो कहती हैं कि आप कहते हैं जी शुगर के लिए मैंने सोल्यूशन बना ली है, शुगर डाल के पानी के अंदर वो डिसॉल्व कर लिया, एक सोल्यूशन बन चुका है। अब अगर अम्मा जान आपको कह दें कि वापस शुगर निकालो पानी में से, तो कैसे निकालेंगे आप। ठीक है, तो वही टेक्निक आपको बताने लगा हूं कि किस तरीके से आपने जो है एक सोल्यूशन के अंदर से सोल्यूट को सेपरेट आउट करना है। ठीक है, किसी एक सोल्यूशन के अंदर से जो सोल्यूट डिसॉल्व फॉर्म के अंदर है सॉल्वेंट के अंदर, उसे आपने कैसे सेपरेट आउट करना है, कैसे निकालना है, ये टेक्निक आज हम डिस्कस करने लगे, ये टेक्निक हम पढ़ेंगे। ठीक हो गया, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सॉल्वेंट है। ठीक है, और इस सॉल्वेंट के अंदर मैंने कोई एक सोल्यूट डिसॉल्व किया हुआ है, तो ये एक सोल्यूशन बन गया। ठीक है, ये सोल्यूशन बन चुका है। अब मैं ये बात चाहता हूं कि मैं इस सोल्यूशन के अंदर मौजूद जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं, जो सोल्यूट है, उसको मैं प्योरीफाई कर लूं, उसको मैं वापस सी गेट कर लूं, उसको वापस एक्सट्रैक्ट कर लूं, उसको वापस निकाल दूं इस सोल्यूशन के अंदर से, ताकि मेरे पास सोल्यूट वापस आ जाए प्योर फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो वो किस तरीके से निकालूंगा, किस तरीके से मैं इसको सेपरेट आउट करूंगा, वो टेक्निक हम पढ़ने लगे। ठीक है, अब हम करेंगे क्या कि हम एक लेंगे सेपरेटिंग फनल, इस सेपरेटिंग फनल को वॉश करेंगे, ड्राई करेंगे, और ड्राई करने के बाद हम इसे हैंग कर देंगे विद अ स्टैंड। ठीक हो गया,
स्टैंड के साथ हैंग करने के बाद हम करेंगे ये कि ये जो हमारे पास सॉल्यूशन है कि जिसके अंदर से हमने सोल्यूट पार्टिकल्स को सेपरेट आउट करना है, सोल्यूट पार्टिकल्स को वापस रीगेट करना है, निकालना है, ठीक है, प्यूरिफाई करना है। मैं करूंगा ये कि इस बीकर के थ्रू जो है इस सॉल्यूशन को इनसाइड द सेपरेटिंग फनल डाल दूंगा, पोर कर दूंगा। समझ आ रही ना आप लोगों को इस बात की? मैं आप लोगों से ये बात कह रहा हूं कि मैं इस सॉल्यूशन को जो कि मैंने इस बीकर के अंदर लिया हुआ है, इस सॉल्यूशन को मैं क्या करता हूं, मैं इनसाइड द सेपरेटिंग फनल क्या कर देता हूं, उंडेल देता हूं, डाल देता हूं। ठीक हो गया? जब मैं ये डाल दूंगा, फॉर एग्जांपल मैं आपसे एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं, मेरे पास ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के अंदर जो पहला सॉल्वेंट था, फॉर एग्जांपल वो वाटर था, मैंने वाटर के अंदर कोई एक चीज, कोई एक सब्सटेंस डिसॉल्व किया हुआ था, ठीक है, वो सॉल्यूशन की फॉर्मेशन इख्तियार कर चुका था। अब मैंने क्या करना है, मैंने उस वाटर में से उस सोल्यूट को सेपरेट आउट करना है, तो मैं इस सॉल्यूशन को क्या करूंगा, इस सेपरेटिंग फनल में डाल दूंगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि मैं इस सॉल्यूशन के अंदर से, जो कि सॉल्यूशन इसके अंदर जा चुका है, ये सॉल्यूशन इसके अंदर जा चुका है, तो ये सॉल्यूशन जो है इसके अंदर अब जा चुका है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं ये चाहता हूं कि मैं इस सॉल्यूशन को के अंदर जो मौजूद सोल्यूट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इनको सेपरेट आउट कर लो, इनको निकाल लो, इनको एक्सट्रैक्ट कर लो, इनको प्योरीफाई कर लो। ठीक है, अब वो किस तरीके से मैं करूंगा कि मैं एक और सॉल्वेंट लूंगा, ठीक है, मैं एक और सॉल्वेंट लूंगा और इस सॉल्वेंट के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए वो मैं आपको दिखाऊंगा भी। ठीक है, ये सेकंड सॉल्वेंट जो मैं लेने लगा हूं इस सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक के लिए, मैं इस सॉल्वेंट को इनसाइड द सेपरेटिंग फनल जो है वो डाल दूंगा। ठीक है, ऊपर से मैं इस सॉल्वेंट को इनसाइड द सेपरेटिंग फनल डाल दूंगा और सेपरेटिंग फनल में डालने के बाद फिर मैं क्या करता हूं, मैं इसे शेक करता हूं, विगरसली तौर पे मैं इसे क्या करूंगा, शेक करूंगा। जब मैं इसे शेक करूंगा तो इससे क्या होगा कि ये जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं, ये जो पहले सॉल्यूशन इसके अंदर मौजूद है सेपरेटिंग फनल में, उनके पार्टिकल्स के साथ जाके स्ट्राइक करेंगे। अब ये जो सॉल्वेंट में डाल रहा हूं, सेकंड सॉल्वेंट में डाल रहा हूं इस सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक के लिए, इसकी कुछ खास किस्म की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। उसमें एक प्रॉपर्टी ये देखें, सेकंड सॉल्वेंट की मैं बात कर रहा हूं और सेकंड सॉल्वेंट के हवाले से मैं अभी राइट ही कर देता हूं इधर। ठीक है, ये सेकंड सॉल्वेंट है बेसिक के तौर पे, सेकंड सॉल्वेंट, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में ये है कि इट शुड बी immiscible, ठीक है, विथ फर्स्ट सॉल्वेंट। एक तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स में होनी चाहिए। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होगी, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ये होगी कि इट शुड बी वोलेटाइल, इट शुड बी वोलेटाइल इन नेचर। ठीक है, तो हम ये बात देख रहे हैं कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक के अंदर सबसे पहले हमने सॉल्यूशन डाला इनसाइड द सेपरेटिंग फनल, और सेपरेटिंग फनल के अंदर जब मैंने सॉल्यूशन डाल दिया तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, सेकंड सॉल्वेंट की मैं इसमें एडिशन करूंगा। और सेकंड सॉल्वेंट के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो ये हैं कि सेकंड सॉल्वेंट फर्स्ट सॉल्वेंट के अंदर इमिसिबल होना चाहिए। इमिसिबल का मतलब क्या होता है कि सेकंड सॉल्वेंट और फर्स्ट सॉल्वेंट आपस में डिसॉल्व ना हो, आपस में डिसॉल्व नहीं होते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल पानी है, आप उस पानी के ऊपर तेल डाल देते हो तो क्या तेल और पानी डिसॉल्व होता है? पानी और तेल कभी डिसॉल्व नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि पोलर विल डिसॉल्व पोलर एंड नॉन पोलर विल डिसॉल्व नॉन पोलर। कभी भी नॉन पोलर सब्सटेंस पोलर में डिसॉल्व नहीं होता। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास पहला सॉल्वेंट जो है वो वाटर था, चूंकि वो एक पोलर सब्सटेंस है, तो मैं सेकंड सॉल्वेंट जो लूंगा वो एक नॉन पोलर सब्सटेंस होगा। वो नॉन पोलर सब्सटेंस कभी भी वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो सेकंड सॉल्वेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स में पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि वो डिसॉल्व ना हो फर्स्ट सॉल्वेंट के अंदर। दूसरा ये कि वो वोलेटाइल होना चाहिए। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? वोलेटाइल का मतलब होता है कि एक ऐसा सॉल्वेंट, एक ऐसा सब्सटेंस कि जो रूम टेम्परेचर के ऊपर भी क्या हो, एवेपोरेट हो सके, एवेपोरेट हो जाए। ठीक है, इस तरह के सॉल्वेंट को, इस तरह के लिक्विड को हम कहते हैं वोलेटाइल सब्सटेंस या वोलेटाइल लिक्विड कहते हैं। ठीक है, एक ऐसा लिक्विड कि जो रूम टेम्परेचर के ऊपर भी क्या हो, वेपोरेट होता हो, वेपर्स में कन्वर्ट होता हो। इस तरह के सब्सटेंस को, इस तरह के लिक्विड को हम वोलेटाइल सब्सटेंस या वोलेटाइल लिक्विड कहते हैं। फॉर एग्जांपल पेट्रोल है, पेट्रोल, ठीक हो गया। अगर आप पेट्रोल को ओपन कर देते हो, ओपन रखते हो, तो कुछ ही देर में क्या होता है कि पेट्रोल सारा के सारा एवेपोरेट हो जाता है। आपके जो टंकी है, पेट्रोल की टंकी है, वो खाली हो जाती है। ठीक हो गया। तो वो जो पेट्रोल बेसिक के तौर पे है, ये एक वोलेटाइल सब्सटेंस है। तो हम ये बात चाहते हैं कि एक तो हमारा सेकंड सॉल्वेंट क्या हो, इमिसिबल हो विद द फर्स्ट सॉल्वेंट। दूसरा ये कि इट शुड बी वोलेटाइल इन नेचर, यानी कि वो वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट होता हो एट रूम टेम्परेचर भी। ठीक हो गया।
अब अगर हम बात करते हैं, लेट्स सपोज मैंने सॉल्यूशन डाल दिया है इसके अंदर, सॉल्यूशन को मैंने सेपरेटिंग फनल के अंदर डाल दिया है। अब ऊपर से मैं सेकंड सॉल्वेंट की इसमें एडिशन करूंगा, तो सेकंड सॉल्वेंट की एडिशन करने के बाद मैं इसे विग्रसली तौर पे शेक करूंगा। ठीक है, मैंने सेकंड सॉल्वेंट इसमें डाल दिया है। और आप ये बात जानते हैं कि जब दो चीजें आपस में डिसॉल्व नहीं होती तो वो दो चीजें जो लिक्विड फॉर्म के अंदर हैं वो एक दूसरे के ऊपर लेयर की फॉर्मेशन इख्तियार कर लेती हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि वाटर के अंदर कभी भी ऑयल डिसॉल्व नहीं होता। अगर आप पानी के ऊपर ऑयल डाल देते हैं तो ऑयल जो है एक कंप्लीट लेयर फॉर्मेशन कर देता है और वो लेयर वाटर की लेयर से सेपरेट होती है। ठीक है, तो चूंकि वो एक नॉन पोलर हमारे पास सॉल्वेंट है जो कि वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, तो वो जब हम सेपरेटिंग फनल में डालेंगे तो उसके ऊपर जो है वो क्या होगा, वो उसके ऊपर एक लेयर फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कि मैंने एक लेयर को प्लस से शो किया है और एक को माइनस के साइन से शो किया ताकि सिर्फ दिखाने के लिए कि ये दो लेयर्स बन चुकी हैं इनसाइड द सेपरेटिंग फनल। ठीक हो गया। अब मैं सेपरेटिंग फनल को ऊपर से बंद कर दूंगा और इसे शेक करूंगा। तो शेक करने के बाद क्या होगा कि दोनों के दोनों जो लिक्विड्स हैं इनके पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करेंगे, आपस में इनके दरमियान कोलिजन का अमल होगा। ठीक हो गया। अब चूंकि मैंने जो सेकंड सॉल्वेंट मैंने डाला इसके अंदर, ठीक है, उसकी खास कैरेक्टरिस्टिक एक ये भी होनी चाहिए कि ये जो सेकंड सॉल्वेंट है इट शुड डिसॉल्व। मैं अभी थर्ड पॉइंट मेंशन कर रहा हूं, सेकंड सॉल्वेंट के लिए थर्ड पॉइंट यहां मेंशन कर देता हूं। ठीक है, क्योंकि स्पेस नहीं वहां पर। सेकंड सॉल्वेंट जो है, सेकंड सॉल्वेंट should dissolve greater amount of solute as compared to first solvent। यानी आप सिंपल ये बात देखें, एक कैरेक्टरिस्टिक सेकंड सॉल्वेंट की होनी चाहिए कि इट शुड बी इम्बिसिबल, दूसरी होनी चाहिए कि इट शुड बी वोलेटाइल, और तीसरी होनी चाहिए कि सेकंड सॉल्वेंट जो है उसके अंदर सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की सलाहियत एज कंपेयर टू फर्स्ट सॉल्वेंट ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो जब मैं सेकंड सॉल्वेंट की इसमें एडिशन करूंगा तो चूंकि सेकंड सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की सलाहियत ज्यादा है, तो वो ये जो सॉल्यूट पार्टिकल्स पहले यहां थे ये सारे के सारे सॉल्यूट पार्टिकल्स चले जाएंगे सेकंड लेयर के अंदर, और ये सेकंड लेयर जो है वो अब सॉल्यूट इनरिच हो जाएगी। ठीक है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स की तादाद इस सेकंड लेयर के अंदर क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक हो गया। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं नीचे से ये चीज ओपन करूंगा और एक बीकर के अंदर इस लेयर को सेपरेट कर लूंगा और ये जो अपर लेयर है उसको मैं सेपरेट कर लूंगा। क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि जो सेकंड लेयर है, ठीक है, इट इज वोलेटाइल इन नेचर। जब मैं इसे ओपन सरफेस के अंदर रखूंगा तो जो आपका सॉल्वेंट है वो एवेपोरेट हो जाएगा, पीछे सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल्स रह जाएंगे, वो आपने रीगेट कर लिए, प्योरीफाई कर लिए। तो ये हमारे पास है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक। ठीक है, फिर से आपको चीज एक्सप्लेन कर देता हूं। मैंने एग्जांपल के थ्रू ये चीज एक्सप्लेन की है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सॉल्यूशन है और मैं चाहता हूं कि मैं इस सॉल्यूशन के अंदर से सॉल्यूट पार्टिकल्स को रीगेट कर लूं। ठीक है, अब मैं करूंगा ये कि मैं इस सॉल्यूशन को इनसाइड द सेपरेटिंग फनल डाल दूंगा और इस सेपरेटिंग फनल के ऊपर सेकंड सॉल्वेंट की एडिशन करूंगा। इस सेकंड सॉल्वेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स में एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इट शुड बी इमिसिबल विद द फर्स्ट सॉल्वेंट। सेकंड ये है कि ये जो फर्स्ट सॉल्वेंट है, सॉरी सेकंड सॉल्वेंट है, इट शुड बी वोलेटाइल इन नेचर। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है कि ये रूम टेम्परेचर के ऊपर भी क्या हो, एवेपोरेट हो, वेपर्स में कन्वर्ट हो। ठीक है, और थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में ये है कि इसके अंदर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व करने की ज्यादा सलाहियत हो एज कंपेयर टू द फर्स्ट सॉल्वेंट। तो उससे ये होगा कि जो आपका सॉल्यूट पहले फर्स्ट सॉल्वेंट में था वो सारा के सारा क्या चला जाएगा, वो सारा के सारा चला जाएगा सेकंड सॉल्वेंट के अंदर, और आप इसको वापस जो है, क्योंकि दोनों लेयर्स की फॉर्मेशन के थ्रू हैं, ठीक है, तो आप सेपरेट सेपरेट बीकर्स के अंदर इनको अलहदा कर लोगे और जब आप जो सेकंड सॉल्वेंट है उसको आप रूम टेम्परेचर के ऊपर ओपन सरफेस में रखोगे तो सॉल्वेंट एवेपोरेट हो जाएगा और पीछे सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल्स रह जाएंगे, सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल्स रह जाएंगे, और ये बेसिकली तौर पे आपके पास प्योरीफाइड सॉल्यूट है जो कि आपने इस सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक के थ्रू गेट करना था। ठीक है, तो ये हमारे पास सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक है। ठीक हो गया, जो मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन की है। अगर मुझे इनके कमेंट्स दिख जाएंगे तो मुझे जो है आसानी होगी कि नहीं, कुछ कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लेंगे। कमेंट्स जो है वो अगर मैं इनके देख लेता हूं तो जो है मेरे लिए आसानी हो जाएगी कि भाई ये कहां तक पहुंचे हैं, ये कहानी जो मैंने इनको बताई है, ये जो एग्जांपल मैंने इनके लिए एक्सप्लेन की है, ये इनको समझ आई है नहीं आई। अभी इनके लिए एक और एग्जांपल मैं एक्सप्लेन करने लगा हूं। अच्छा देखिए जरा,
आपको मैंने अभी बताई ये चीज कि आप ये बात जानते भी हैं, आपने 9th और 10th के स्किल में ये बात पढ़ी हुई है कि लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब कि पोलर विल डिसॉल्व पोलर सब्सटेंस एंड नॉन पोलर विल डिसॉल्व नॉन पोलर सब्सटेंस, ठीक है। और आपने पोलर और नॉन पोलर के हवाले से ये बात पढ़ी हुई है कि जब भी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होंगे, होमो मींस सेम होता है, ठीक है। होमो एटॉमिक का मतलब क्या होता है कि एक ऐसे मॉलिक्यूल्स के सर फर्स्ट सॉल्वेंट से सॉल्यूट सेकंड पर कैसे डिसॉल्व होगा, गजाला पूछ रही है। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो हमने सेकंड सॉल्वेंट अपने लिए चूज करना है, इस सेकंड सॉल्वेंट के अंदर एबिलिटी टू डिसॉल्व सॉल्यूट एज कंपेयर टू फर्स्ट सॉल्वेंट ज्यादा होनी चाहिए। जब इसमें ज्यादा सलाहियत होगी सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की एज कंपेयर टू दिस वन, तो पार्टिकल्स यानी सॉल्यूट खुद ब खुद इसके अंदर से जो है वो सेकंड सॉल्वेंट के अंदर जाना शुरू हो जाएंगे। सर सॉल्वेंट ईथर हो सकता है, बिल्कुल अभी हमने डिस्कस भी करना है यही चीज, बिल्कुल सॉल्वेंट जो है वो हो सकता है, ईथर हो सकता है। ये टॉपिक पूरा करना है भाई, ये टॉपिक छोड़ना थोड़ी, ये सारा टॉपिक करना है। मुकद्दस पूछ रही है कि सर टॉपिक पूरा करना है, बिल्कुल पूरा करना है, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। देखो मैंने आपके सामने I2 मेंशन किया हुआ, मैं आपको बताया था कि पोलर और नॉन पोलर का बेसिक डिफरेंस क्या होता है। पोलर सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं कि जिनमें वो मॉलिक्यूल्स होते हैं कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर है H2O, ठीक है। अब ये दो डिफरेंट एटम से मिलकर बना हुआ है और आप ये बात जानते हैं कि हर एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होती है, ठीक हो गया। तो चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो उससे ये होगा कि एक एटम के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, एक एटम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है वो बन जाएगा, ठीक हो गया। तो ये चूंकि इसमें पोलैरिटी है तो इसे कहते हैं पोलर सब्सटेंस। और अगर हम बात करते हैं होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स की, तो होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करते हैं तो होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं चूंकि ये सेम टाइप ऑफ एटम्स में मुश्तमिल होते हैं, तो सेम टाइप ऑफ एटम्स में एटम के दरमियान कोई खास इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। तो चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इन दो एटम्स के दरमियान चूंकि सेम एटम है तो इनके दरमियान नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि इनकी नेचर की बात की जाए तो ये नॉन पोलर इन नेचर होते हैं। सर्डी क्रिस्टलाइजेशन के क्या डिसएडवांटेज है, जो सब्लिमेशन की जरूरत थी, और उसके बाद फिर वो कह रही सब्लिमेशन के अंदर क्या डिसएडवांटेज है, जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक की जरूरत पड़ गई, ठीक है। तो बिनते आपका क्वेश्चन वैलिड है, लेकिन अगर हम इस तरह से देख लें कि देखो हम तमाम के तमाम सब्सटेंसेस की जो क्या कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन है वो नहीं कर सकते, ठीक है। देखो अगर हमारे पास ऑलरेडी एक क्रूड प्रोडक्ट इन सॉलिड फॉर्म के अंदर हो, क्रूड प्रोडक्ट इन सॉलिड फॉर्म के अंदर हो, तो हम उसके ऊपर दो टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हैं प्योरिफिकेशन के लिए। या तो हम उसके अंदर क्रिस्टलाइजेशन करेंगे या हम उसके अंदर सब्लिमेशन करेंगे। और मैं आपसे कहा था कि सब्लिमेशन का प्रोसेस हमेशा जो है वो मतलब तमाम के तमाम कंपाउंड्स के लिए नहीं होता, ठीक है। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं कि जिनको अगर हम हीट करते हैं तो वो डिकंपोज हो जाते हैं। अगर कोई सब्सटेंस हीट करने से डिकंपोज हो रहा है, ठीक है, तो हम उस पर सब्लिमेशन अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस करेंगे, ठीक हो गया। तो कुछ लिमिटेशंस हैं तमाम टेक्निक्स की, ठीक है। तो हम ये बात कह रहे हैं कि अगर जो हमारे पास सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में है, क्रूड प्रोडक्ट हमारे पास यानी इम्प्योर सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में है, तो उस पर हम दो टेक्निक अप्लाई करते हैं, या तो क्रिस्टलाइजेशन की टेक्निक अप्लाई करेंगे या सब्लिमेशन के अप्लाई करेंगे। अगर जो वो सब्सटेंस हाई टेंपरेचर के ऊपर डिकंपोज नहीं होता और डायरेक्टली तौर पे वेपर्स में कन्वर्ट हो सकता है तो हम सब्लिमेशन अप्लाई करेंगे। अगर जो वो सब्सटेंस हाई टेंपरेचर पर डिकंपोज हो जाता है या फिर वो मेल्ट हो जाता है तो हम उस पर क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक अप्लाई करेंगे। और अगर हमारे पास कोई एक सोल्यूशन मौजूद है लिक्विड फॉर्म के अंदर और हम ये बात चाहते हैं कि इस लिक्विड फॉर्म के अंदर जो सॉल्यूशन है इसमें से हम क्या कर लें, अपना सॉल्यूट वापस प्यूरिफाई कर लें, तो उसके लिए हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक अप्लाई करते हैं। तो हर एक टेक्निक की कुछ डोमेन्स हैं कि जिसके अंदर रहते हुए हम ये प्रोसेस करते हैं, ठीक है। हर एक चीज जो है वो एक दूसरे से लिंक आउट नहीं करती, ठीक हो गया। सर इमिसिबल का क्या मतलब है? रिदा, इमिसिबल का मतलब होता है कि जो दो चीजें हम ले रहे हैं, दो सॉल्वेंट्स ले रहे हैं, ये आपस में डिसॉल्व ना हो, लेयर फॉर्मेशन कर लें, ठीक हो गया। पीछे एक शेराज से क्वेश्चन रह चुका है, मेरे ख्याल से वो यही क्रिस्टलाइजेशन की टेक्निक पूछ रहा था। सर इन तीनों में से कौन सा सबसे ज्यादा बेस्ट होगा? देखो आयशा, मैं ये डिफाइन नहीं कर सकता कि कौन सा सबसे बेस्ट होगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा इक्विपमेंट मौजूद है। तमाम के तमाम तीनों जो हमारे यानी टेक्निक्स हैं ये बेस्ट हैं, ठीक है। तीनों टेक्निक बेस्ट हैं, ठीक है, लेकिन हर एक की अपनी अपनी डोमेन है। जिस तरह का आपके पास क्रूड प्रोडक्ट होगा, जिस नेचर का आपके पास क्रूड प्रोडक्ट होगा, आप उसके तहत ही डिसाइड करोगे कि आपने कौन सी टेक्निक अप्लाई करनी है। अगर सॉलिड है तो आप सब्लिमेशन करोगे या क्रिस्टलाइजेशन करोगे। अगर लिक्विड फॉर्म में आपके पास सब्सटेंस मौजूद है तो आप उसके लिए सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक ही अप्लाई करोगे, ठीक हो गया। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैं आपसे कहता कि I2 बेसिक की टॉपिक क्या है? आयोडीन बेसिक की टॉपिक एक नॉन पोलर सब्सटेंस है, और चूंकि ये एक नॉन पोलर सब्सटेंस है तो ये कभी भी पोलर सब्सटेंस यानी पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। तो चूंकि ये पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं हो सकता तो हम किस तरीके से फिर इसको डिसॉल्व करवाएंगे? देखो I2 चूंकि वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है। अगर मैं ये लेट्स सपोज मेरे पास इस वक्त ये वाटर है,
अगर मैं इस वाटर के अंदर I2 यानी कि आयोडीन जो है वो डाल देता हूं, आयोडीन सॉलिड फॉर्म के अंदर होता है, ठीक है। अगर मैं इसके थ्रू जो है इसके अंदर डाल दूंगा, आयोडीन डाल दूंगा, ठीक है, तो चूंकि आयोडीन बेसिक के तौर पे एक नॉन पोलर सब्सटेंस है, तो ये नॉन पोलर सब्सटेंस कभी भी इस पोलर सब्सटेंस में डिसॉल्व नहीं होगा। हाउ वी आइडेंटिफाई द सेकंड सॉल्वेंट फॉर द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक। समन मैंने भी आप लोगों को कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है आप देखेंगे कि सेकंड सॉल्वेंट के अंदर अगर वो हैं तो वो हम ले सकते हैं एज अ सेकंड सॉल्वेंट के तौर पे, क्योंकि सॉल्वेंट में अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो आप जो है वो एज अ सेकंड सॉल्वेंट के तौर पे इसको चूज करोगे। शिराज अपना क्वेश्चन वापस रीड राइट करेंगे तो मैं आपको आंसर कर दूंगा, और आपको जो क्वेश्चन था वो स्किप हो चुका है, आगे जा चुका है, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों से कह रहा था कि अगर आप आयोडीन को वाटर के अंदर डाल दोगे तो चूंकि आयोडीन एक नॉन पोलर सब्सटेंस है और वाटर एक पोलर सब्सटेंस है, तो ये कभी भी इसके अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। फिर आप करते ये हैं कि फिर आप इस आयोडीन को डिसॉल्व करने के लिए आप पोटेशियम आयोडाइड की एडिशन करते हैं इस वाटर के अंदर। आप ये बात जानते हैं कि पोटेशियम आयोडाइड क्या है बेसिक के तौर पे, इट इज अ सॉल्ट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बिनते, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिंपली मतलब होता है द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये 9th क्लास में इसकी डेफिनेशन मेंशन की हुई थी। किसी एक एटम की वो सलाहियत कि जिसकी बुनियाद पर वो दूसरे एटम के साथ जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन जिसके थ्रू उसने बॉन्ड बनाया हुआ है, उस बॉन्ड पेयर को यानी उन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, मैं आप लोगों से कह रहा था कि पोटेशियम आयोडाइड जो है बेसिक के तौर पे ये एक सॉल्ट है। ये क्या है? बेसिक के तौर पे एक सॉल्ट है, और आप ये बात जानते हैं कि जब भी हम सॉल्ट की बात करते हैं तो दे आर आयनिक इन नेचर, ये आयनिक कंपाउंड होते हैं। जब भी हम सॉल्ट को वाटर में डालते हैं तो ये फौरन से आयनाइज हो जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की डेवलपमेंट कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो जब ये पोटेशियम आयोडाइड जो है वो वाटर के अंदर जाएगा तो ये पोटेशियम आयोडाइड K+ और I नेगेटिव की फॉर्मेशन कर देगा। क्या करेगा? K+ और I नेगेटिव की फॉर्मेशन कर देगा, ठीक हो गया। अब ये जो I नेगेटिव की ये जो फॉर्मेशन हुई है इस मतलब पोटेशियम आयोडाइड के जो है वो डिसॉल्व जब हमने वाटर में किया उसके थ्रू ये जो I नेगेटिव फॉर्म हुआ है, ठीक है, ये I नेगेटिव इस I2 के साथ रिएक्ट कर लेगा। अब मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं आप लोगों के लिए राइट करूं, थोड़ी सी स्पेस हम क्रिएट कर लेते हैं ताकि हम ये रिएक्शन समझ सकें। तो मैं आप लोगों से कह रहा हूं थोड़ा सा इसको नीचे स्लाइड कर लें ताकि जो क्वेश्चन हैं वो आ सकें। मेरे पास क्योंकि शराज मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा था और उसका आ नहीं सका क्वेश्चन। शराज का क्वेश्चन नहीं आया सर, फर्स्ट सॉल्वेंट फर्स्ट सोल्यूशन, हाँ थोड़ा सा ऊपर कर लें, शराज का क्वेश्चन आ जाए। बिल्कुल सर, क्रिस्टलाइजेशन में तो सोल्यूशन में सॉलिड को रिमूव करते हैं और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन सेम है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक के अंदर बेसिक के तौर पे मैंने आपसे कहा कि इनिशियल जो सब्सटेंस आपके पास क्रूड प्रोडक्ट है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर होगा। आप लिक्विड फॉर्म के अंदर जो क्रूड प्रोडक्ट है उसको आसानी से आप इस सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक से आप सेपरेट आउट कर सकते हो, ठीक है। इमिसिबल वाली बात हो चुकी है रिदा की, ठीक है। अच्छा, हम ये बात कह रहे थे कि आयोडीन चूंकि वाटर सॉल्युबल नहीं है तो हम उसके लिए करते ये हैं कि पोटेशियम आयोडाइड लेते हैं। पोटेशियम आयोडाइड एक सॉल्ट है, ये जब डिसॉल्व होता है वाटर के अंदर तो ये K+ और I नेगेटिव बना देता है, ठीक है। अब ये जो I नेगेटिव है ये I नेगेटिव इस I2 के साथ रिएक्ट करता है और इसे कन्वर्ट कर देता है I3 नेगेटिव के अंदर, ठीक हो गया। किसमें कन्वर्ट कर देगा? आयोडीन को, I2 को I नेगेटिव रिएक्ट करने के बाद कन्वर्ट कर देगा I3 नेगेटिव के अंदर, ठीक हो गया। अब ये चूंकि I3 नेगेटिव एक आयनिक स्पीशी है, एक आयनिक स्पीशी का मतलब कि एक आयन है, ठीक है, तो ये आयन अब वाटर के अंदर सॉल्युबल हो सकता है, ये डिसॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो देखो पहले आयोडीन वाटर सॉल्युबल नहीं था, हमने पोटेशियम आयोडाइड की एडिशन करते हुए आयोडीन को वाटर सॉल्युबल बना दिया बाय कन्वर्टिंग इट इनटू I3 नेगेटिव, ठीक है। I3 नेगेटिव की फॉर्मेशन के थ्रू अब ये डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक हो गया। और देखो ये जो रिएक्शन है बेसिक के तौर पे, ये वाला जो रिएक्शन हम देख रहे हैं इस वक्त, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये क्या है? एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसमें हम ये देख रहे हैं कि ये एक्वस के अंदर होता है, ठीक हो गया, और ये एक्वस के अंदर नहीं होता, ये भी एक्वस के अंदर होता है, ठीक हो गया। और ये हमारे पास क्या होगा? ये नॉन एक्वस के अंदर होगा, यानी कि ये लेयर की फॉर्मेशन इख्तियार करेगा। सिंपल मैं आप लोगों से ये बात कह रहा हूं, चूंकि I2 बेसिक के तौर पे एक नॉन पोलर सब्सटेंस है तो ये कभी भी वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं था। हमने पहले वाटर के अंदर पोटेशियम आयोडाइड डाला, पोटेशियम आयोडाइड डिसॉल्व हुआ K+ I नेगेटिव की फॉर्म के अंदर, ये I नेगेटिव इस I2 से रिएक्ट करेगा, इसे कन्वर्ट करेगा I3 नेगेटिव की फॉर्म के अंदर। अब ये वाटर सॉल्युबल है, इसलिए मैंने इसके सामने लिख दिया एक्वस, ठीक है। और ये रिएक्शन बेसिक के तौर पे क्या है? ये 2-वे रिएक्शन है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक हो गया। अब हुआ क्या? देखो मैंने इस तरीके से यानी इस पूरे प्रोसेस के थ्रू आयोडीन को जो कि वाटर सॉल्युबल नहीं था इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करवा लिया। क्या कर लिया है? वाटर के अंदर डिसॉल्व करवा लिया। आयोडीन बेसिक के तौर पे एक नॉन पोलर सब्सटेंस जिसको मैंने पोलर सब्सटेंस में बाय कन्वर्टिंग नॉन पोलर सब्सटेंस इनटू आयनिक फॉर्म, ठीक है, I3 नेगेटिव फॉर्म के अंदर से कन्वर्ट करके मैंने इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व कर लिया है। अब मैं ये बात चाहता हूं कि ये सॉल्यूशन तो बन चुका है,
अब मैं सॉल्यूशन को यानी वापस क्या करूं, प्योरीफाई करूं, सॉल्यूशन के अंदर मौजूद जो आयोडीन पार्टिकल्स हैं या जो आयोडीन है इसको वापस मैं रीगेट कर लूं। ठीक है, तो ये मैं आयोडीन वापस किस तरीके से रीगेट करूंगा, मैं यूजिंग सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक में ये काम कर सकता हूं। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक से मैं वापस इसको रीगेट कर सकता हूं। फर्स्ट सॉल्यूशन में सोल्यूट तो ऑलरेडी ही डिसॉल्व था, तो फिर वो डिसॉल्व सॉल्यूशन में से सोल्यूट किस तरह से सेपरेट हुआ, कौन सी फोर्स यूज हुई, हजाला का ये क्वेश्चन है। देखो मैं आपसे कह रहा हूं कि सेकंड सॉल्वेंट जो हम डालते हैं फर्स्ट सॉल्वेंट के अंदर, उसके अंदर एबिलिटी होती है कि वो पहले से मौजूद जो सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट है उसको ज्यादा डिसॉल्व कर सकता हो। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर डिसॉल्व करने की सलाहियत इसकी निस्बत ज्यादा होती है, तो सोल्यूट पार्टिकल खुद ब खुद इस लेयर में आ जाते हैं और सेपरेट आउट हम कर लेते हैं इसको। ठीक हो गया, तो ज़्यादा यही हम काम करने लगे हैं। अब देखो इस सॉल्यूशन के अंदर इस वक्त जो है वो आयोडीन I3 नेगेटिव फॉर्म के अंदर, डिसॉल्व फॉर्म के अंदर मौजूद है। ठीक है, अब मैं करूंगा ये कि मैं इसे सेपरेटिंग फनल में डाल दूंगा और इस सेपरेटिंग फनल के अंदर मैं क्या करूंगा, सेकंड सॉल्वेंट की एडिशन करूंगा, व्हिच मे बी एन ईथर, व्हिच मे बी एन एसीटोन। ठीक है, यानी एसीटोन भी हो सकता है, ईथर भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा बेंजीन हो सकता है, कोई और नॉन पोलर सॉल्वेंट भी हो सकता है। ठीक है, डाइथाइल ईथर भी हो सकता है। ठीक हो गया, अच्छा ये सेकंड सॉल्वेंट में डालूंगा और सेकंड सॉल्वेंट के डालने के बाद मैं इसे विग्रेसली तौर पे शेक करूंगा। ठीक हो गया, जब मैं इसे शेक करूंगा तो शेक करने के बाद ऑलमोस्ट 4 to 5 मिनट्स मैंने इसे शेक करना होता है। और आपको बात बताऊं कि चूंकि हमने इसमें नॉन पोलर सब्सटेंस जो कि वोलेटाइल भी है वो डाल के शेक कर रहे हैं हम। ठीक है, तो हम इसको हर 1 मिनट के बाद इसके ढक्कन को ओपन करेंगे और ढक्कन को ओपन करने से क्या होगा, जो गैस है उसको रिमूव करवाएंगे। अगर हम विग्रेसली तौर पे इसको कंटिन्यूसली तौर पे शेक करते रहेंगे तो इट मे पॉसिबल कि ये सेपरेटिंग फनल फट जाएगी। ठीक हो गया, तो इसके फटने से बचाने के लिए हम करते ये हैं कि विग्रेसली तौर पे शेक करते हुए हर 1 मिनट के बाद कुछ सेकंड्स के लिए इसके ढकने को ओपन करते हैं ताकि जो अंदर गैस प्रोड्यूस हुई थी वो रिमूव हो जाए। ठीक हो गया, तो अब उसके बाद क्या होगा, जब हमने विग्रेसली तौर पे शेक कर लिया उसके बाद वापस हम स्टैंड पर लगा देंगे और इसे स्टैंड पर लगाने के बाद कुछ देर रखेंगे ताकि वापस लेयर्स की फॉर्मेशन हो जाए। ठीक हो गया, लेयर्स वापस फॉर्म कर जाएं। अब हमने विग्रेसली तौर पे क्यों शेक किया, देखो हम ये बात जानते हैं कि ये दो लिक्विड्स आपस में इमिसिबल हैं। दो लिक्विड्स आपस के अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकते, डिसॉल्व नहीं होते, तो चूंकि ये दो लिक्विड्स आपस में डिसॉल्व नहीं हो सकते तो हम चाहते हैं कि हम इस विग्रेसली तौर पे शेक करते हुए इन दोनों के दोनों लिक्विड्स को आपस में इस तरीके से कोलाइड करें कि ये पार्टिकल्स इन तमाम पार्टिकल्स के साथ कोलाइड करते हुए सोल्यूट पार्टिकल्स को इससे निकाल के अपने अंदर डिसॉल्व कर लें। ठीक हो गया, इन पार्टिकल्स के इन जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो इस सोल्यूट इस सॉल्वेंट से इस सॉल्वेंट के अंदर ट्रांसफर होना शुरू हो जाएं। ठीक है, तो हम ये बात डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है जी, तो उसके बाद फिर क्या होगा कि हमने जब शेक कर लिया उसके बाद इसे स्टैंड किया तो वापस 2 लेयर्स बनेंगी। अब इन 2 लेयर्स में को मैं अलहदा अलहदा सेपरेट आउट कर लूंगा। ठीक है, जैसे मैंने पहले किया था, अलहदा अलहदा सेपरेट आउट कर लूंगा। ठीक हो गया, अब हुआ क्या बेसिक के तौर पे, देखो हमारे पास आयोडीन जो है ये एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। ये क्या है, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है, ये वाटर सॉल्युबल नहीं है। मैंने आपसे कहा था कि ये रिएक्शन बेसिक के तौर पे एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। आयोडीन I3 नेगेटिव फॉर्म के अंदर तो वाटर सॉल्युबल हो सकता है। अजहर वेलकम करते हैं हम आपको अपनी क्लास के अंदर और आप जल्दी से जो है बस अपना पूरी कंसंट्रेशन से जो है अपने टॉपिक सुने जो हम आपके लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूं कि आयोडीन जो है वो I3 नेगेटिव फॉर्म के अंदर I3 नेगेटिव फॉर्म के अंदर वाटर सॉल्युबल नहीं है। ठीक हो गया, I3 नेगेटिव फॉर्म के अंदर वाटर सॉल्युबल नहीं, मतलब सॉरी I3 नेगेटिव फॉर्म के अंदर वाटर सॉल्युबल है, I2 की फॉर्म के अंदर वाटर सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, और ये रिएक्शन बेसिक के तौर पे क्या है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक हो गया, अब अगर मैं क्या करता हूं कि मैं इस पोलर सॉल्वेंट के ऊपर एक नॉन पोलर सॉल्वेंट डाल के उसे विग्रेसली तौर पे शेक करता हूं तो उससे क्या होगा, रिएक्शन वापस रिवर्स बैक जाते हुए आयोडीन बनाएगा। ठीक है, और ये आयोडीन क्या करेगा, ये आयोडीन वापस जो है इस सॉल्वेंट के अंदर जो कि हमारे पास क्या है, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है, इसमें जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इनके जो कमेंट्स हैं वो मुझसे दूर कर लें क्योंकि मेरी जो अट्रैक्शन है वो उनकी तरफ होती जा रही है और मैं अपने पढ़ाने के अमल को वापस जो है मुनक़ती करता जा रहा हूं। ठीक है, तो वापस अपने जो है टॉपिक पे वापस आता हूं और इस पे कंसंट्रेट करने की कोशिश करता हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि I3 नेगेटिव फॉर्म के अंदर ये वाटर सॉल्युबल है, I2 चूंकि नॉन पोलर सब्सटेंस है तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही सिर्फ और सिर्फ सॉल्युबल हो सकता है। जब आप इसके ऊपर यानी इस सॉल्यूशन के ऊपर नॉन पोलर सॉल्वेंट की लेयर डालते हो तो जो है ये रिएक्शन रिवर्स बैक होता है और ये जो नॉन पोलर सॉल्यूट है I2 है, ये नॉन पोलर जो आपकी लेयर थी उसमें चला जाएगा। ठीक है, और जब ये I2 इस नॉन पोलर जो है वो जो सॉल्वेंट है उसके अंदर जाना शुरू हो जाएगा तो रिएक्शन वापस रिवर्स बैक होगा और रिएक्शन वापस रिवर्स बैक होते हुए ये सॉल्यूट जो कि पहले ऑलरेडी एक्वस लेयर में था अब ये नॉन एक्वस यानी कि ईथर लेयर या जो भी आपकी नॉन पोलर लेयर है उसमें चला जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आप क्या करोगे कि ऊपर वाली लेयर को अलग सेपरेट आउट कर लोगे, नीचे वाली जो नीचे वाली लेयर है इसको आप सेपरेट आउट कर लोगे। ठीक है, और चूंकि आपके पास ये जो सॉल्वेंट है जो कि नॉन
नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ये क्या है, ये एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ये एक वोलेटाइल सॉल्वेंट है। इसको आप ओपन एयर के अंदर जो है रखते हो तो जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं वो एवेपोरेट कर जाएंगे, पीछे आपके पास आयोडीन वापस रीगेट हो जाएगा। तो ये बेसिकली टॉपिक हमारे पास सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक है, ठीक है। तो इस टॉपिक में और इस लेक्चर के अंदर मैंने कोशिश की कि मैं आप लोगों को मैक्सिमम कॉन्सेप्ट दे सकूं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक का। हमने कुछ चीजें भी तक एक्सप्लेन की हैं इस हवाले से, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक के हवाले से। अभी हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की तरफ नहीं गए, ना हमने भी जो है वो जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो अभी हमने मेंशन किया है, तो मैं कल आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूंगा। कल ये डिफाइन भी करूंगा कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है, और उसके बाद हम इस टॉपिक को कल कंप्लीट करेंगे। कल तक के लिए इजाज़त चाहूंगा। आप लोगों ने मेरे लिए दुआ करनी, कल मेरा पेपर भी है, तो कल तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूंगा। और देखें कितना मैं नालायक किस्म का एक स्टूडेंट हूं, मेरा कल पेपर है और मैं यहाँ आया हुआ हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो कल तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। कल इंशाल्लाह जो है आपसे मुलाकात होगी, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और कल कंप्लीट भी करेंगे। और आपके क्वेश्चंस में आज आप नहीं ले सका क्योंकि टॉपिक थोड़ा लेंथी था, तो आप लोगों की कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करें, मतलब पोस्ट के अंदर जो है वो डाल देंगे, मैं उसका जरूर आपको जो है रिस्पॉन्स कल दे दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो कल तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा, कल मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।